देखिए बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन का नियम। देखो क्या होता है, अपन को ये तो पता है कि अपन ने स्वतंत्रता की कोटि किसके आधार पर लिखी थी, ऊर्जा के आधार पर ही लिखी थी कि कितने प्रकार की ऊर्जा वो रख सकता है। यानी कि अगर मुझे स्वतंत्रता की कोटि पता लग जाती है तो मैं ऊर्जा के बारे में कुछ ना कुछ जरूर बता सकता हूं। तो स्वतंत्रता की कोटि का रिलेशन किससे होता है, कुल मिलाकर ऊर्जा से होता है। ध्यान दीजिए, मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन का नियम क्या कहता है कि किसी गैस के एक अणु की कुल गतिज ऊर्जा उसके स्वतंत्रता की कोटि में समान रूप से वितरित होती है। जैसे मान लीजिए 50 जूल ऊर्जा है, अगर स्वतंत्रता की कोटि 5 है तो एक कोटि के पास कितनी रहेगी, 10 10 10 10 10, हर कोटि के पास इतनी ऊर्जा रहेगी, समान रूप से वितरित रहती है। और एक कोटि के पास जो ऊर्जा रहती है, मैक्सवेल ने बोला कि वो एक कोटि के पास जो ऊर्जा रहती है टी ताप पर, वो ऊर्जा कितनी होती है 1/2 kT, जहां पर के क्या होता था, बोल्ट्जमान नियतांक 1.38 गुणा 10 की घात -23 जिसकी वैल्यू अपन ने लिखी थी। तो ये बोल्ट्जमान नियतांक 1/2 kT। एक अणु की एक कोटि के कारण, प्रत्येक अणु की प्रत्येक कोटि के कारण ऊर्जा कितनी होती है 1/2 kT। एक अणु की अभी मैंने एक ही कोटि के कारण ऊर्जा लिखी है, ये याद रखना है, मैंने ट्रिपल स्टार मार्क कर रखा है। मैक्सवेल का मेन नियम यही था कि हर कोटि के पास, हर एक कोटि के पास कितनी ऊर्जा रहेगी, 1/2 kT ऊर्जा रहेगी। अगर मुझे अब एक अणु की पूरी लिखनी हो तो एक अणु के पास कितनी कोटि रहेगी, F कोटि बोल देता हूं मैं। हो किसी के पास 3 रहती है, किसी के पास 5 रहती है, किसी के पास 6 रहती है, वो परमाणुकता पर निर्भर करेगा। गैस एक परमाणु के, द्विपरमाणु के, बहुपरमाणु के। तो अगर मुझे अणु की कुल ऊर्जा लिखनी हो, मान लीजिए F कोटि है, एक कोटि की वजह से 1/2 kT, तो F कोटि की वजह से कितनी हो जाएगी, F से गुणा कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, F/2 kT। तो एक अणु की प्रत्येक कोटि के कारण ऊर्जा कितनी, 1/2 kT। अणु की कुल ऊर्जा यानी कि F कोटि के कारण, F ही कुल कोटि होती है उसके पास, तो F कोटि के कारण यानी कि एक अणु की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, F/2 kT हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक अणु की ऊर्जा F/2 kT। और अगर बात करें अपन एक अणु की प्रत्येक कोटि के कारण ऊर्जा तो कितनी होती है, ½ kT। अब मुझे निकालनी है 1 मोल की। मुझे एक अणु की पता है, अगर मुझे यह पता लग जाए कि 1 मोल में कितने अणु होते हैं, अगर उससे गुणा कर दूं इसको तो मेरे पास 1 मोल की आ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने म्यू का फॉर्मूला लिखा, म्यू बराबर N/N0 या M/Mw, द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान, अणु की कुल अणु की संख्या अपॉन 1 मोल में अणु की संख्या। पहले भी ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब मुझे अणुओं की संख्या निकालनी, यानी कि ये वाला फॉर्मूला काम में लिया। म्यू बराबर कितना कर दूं मैं, 1 मोल। 1 मोल की तो ऊर्जा निकालनी है मुझे, तो म्यू बराबर 1 कर दिया मैंने। तो यहां से 1 पुट कर दूंगा तो n बराबर कितना आ जाएगा, N0, यानी कि अणुओं की संख्या कितनी होती है, 1 मोल में N0 अणुओं की संख्या होती है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। 1 मोल में 6 गुणा 10 की घात 23 अणु होते हैं। तो मुझे पता है 1 मोल यानी कि N0 अणु की ऊर्जा। अगर मेरे पास एक अणु की ऊर्जा है तो N0 अणु की ऊर्जा निकालने के लिए N0 से गुणा कर दूं क्या इसको। एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपए, तो 10 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 10 गुणा 2। ऐसे एक अणु की ऊर्जा ये रही तो N0 अणु की कितनी हो जाएगी, N0 से गुणा कर देंगे इसको। ये मैंने N0 से गुणा कर दिया, K गुणा N0 कितना कर दिया, T। K इंटू N0 को क्या लिख सकते हैं अपन, R लिख देते हैं, गैस नियतांक। याद कीजिए अपन ने स्टार्टिंग में जब PV = μRT पढ़ रहे थे तब अपन ने R/N0 को क्या लिखा था, R ये भी कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट, तो दोनों परमानेंट कांस्टेंट का डिवीजन भी क्या होगा, एक नया कांस्टेंट आता था, इसलिए अपन इसको बोल्ट्जमान नियतांक बोल दिया था। तो अपन ने यहां से वापस R = K इंटू N0, K इंटू N0 को क्या लिख दिया, R लिख दिया। 1 मोल की ऊर्जा कितनी होती है, F/2 RT। ये मैंने इस पर स्टार मार्क नहीं लगाया, यानी कि आपको याद नहीं रखना है। क्यों याद नहीं रखना है वो मैं अभी बता दूंगा। अगर गैस की कुल ऊर्जा, गैस में कुल कितने मोल हो सकते हैं, म्यू मोल हो सकते हैं, तो गैस की कुल यानी कि कुल मोल, म्यू मोल की ऊर्जा, तो म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, F/2 μRT। μRT क्या होता था, PV = μRT, तो μRT की जगह क्या लिख दिया, PV लिख दिया। तो गैस की कुल ऊर्जा क्या रहेगी, या तो F/2 μRT या फिर क्या रहेगी, F/2 PV। इसको ट्रिपल स्टार मार्क करना है, बाकी दोनों को 2-2 स्टार मार्क करना है। ये सबसे ज्यादा बार बार क्वेश्चन करने के लिए बार बार काम में आने वाला फॉर्मूला, F/2 μRT या फिर F/2 PV। जबकि एक अणु की बात करूंगा तो F/2 kT। अगर मैं एक अणु की एक कोटि के कारण बात करूंगा तो 1/2 kT केवल। 1 मोल की क्यों नहीं याद रखनी, क्योंकि यहां पर म्यू = 1 पुट कर दोगे तो ये 1 मोल आ जाएगा ऑटोमेटिक। म्यू बराबर 1 पुट कर दो, F/2 RT बचेगा, तो इसको याद रखने की अलग से कोई जरूरत नहीं है। F/2 μRT कर देंगे, म्यू बराबर 1 मोल पुट कर देंगे तो ये वाली ऊर्जा आ जाएगी। तो ये वाले फॉर्मूले आपको याद रखने, तीनों फॉर्मूले। मैं फिर कह रहा हूं फॉर्मूले आपके पास बहुत सारे होते जाएंगे, जब तक चैप्टर चल रहा है फॉर्मूले को आपको कंटिन्यूअसली रिवाइज करते जाना है। एक अणु की ऊर्जा तीनों याद रखने। एक अणु की एक कोटि के कारण ऊर्जा मैक्सवेल ने बताया था ये कितनी होती है, 1/2 kT। तो एक अणु की कुल निकालनी है F कोटि के कारण, F/2 kT, और पूरे गैस की ऊर्जा F/2 μRT। ये याद रखना है बच्चों, आपको तीनों फॉर्मूले याद रखने ऊर्जा वाले।
देखिए बच्चों, अपन ने पढ़ लिया है कि एक अणु की जो ऊर्जा रहेगी, एक कोटि के कारण ऊर्जा कितनी होती है, 1/2 kT या हाफ kT बोल देंगे उसको। अगर मैं बोलूं कि एक अणु की कुल ऊर्जा कितनी होगी, पूरी ऊर्जा कितनी होगी एक अणु की, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, F/2 kT बोलेंगे। और अगर पूरी गैस की ऊर्जा, पूरे म्यू मोल की ऊर्जा की बात करें अपन, तो वो कितनी होती है, F/2 μRT होती है। 3 फॉर्मूले अपन ने ऊर्जा से रिलेटेड अपन ने पढ़े थे कि अगर आंतरिक ऊर्जा मुझे पता करनी है तो आंतरिक ऊर्जा एक अणु की बात करूंगा तो F/2 kT रहेगी, अगर मैं पूरे गैस की बात करूंगा तो F/2 μRT रहेगी। अब देखिए यहां पर गैस का ताप -73 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ताप लिख देता हूं मैं टी इनिशियल, प्रारंभिक ताप की बात करें तो T1 इज इक्वल टू कितना है, -73 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको केल्विन में बदल दे तो कितना हो जाएगा, 200 केल्विन। वही 273 ऐड कर दिया अपन ने, तो कितना आ जाएगा, 200 केल्विन आ जाएगा। इसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि अणु की औसत गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाए। अणु की ऊर्जा की बात कर रहे हैं, अणु की ऊर्जा कितनी रहेगी, ई मोलिक्यूल। अगर अणु की ऊर्जा की बात करता हूं, ई अणु की बात करते हैं अपन, मोलिक्यूल की बात करें या अणु की ऊर्जा की बात करें, तो अणु की ऊर्जा क्या होती है, F/2 kT होती है। क्या मुझे पता है के क्या रहेगा, बोल्ट्जमान नियतांक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम गैस की क्या, अणु की क्या रहने वाली है, नियत है। ऑक्सीजन का अणु है तो ऑक्सीजन का ही रहेगा, नाइट्रोजन का है तो नाइट्रोजन का ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ई अणु डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टी हो जाएगा। ये कांस्टेंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के समानुपाती हो जाएगा। किस ताप तक गर्म किया जाए कि जो गतिज ऊर्जा है वो दोगुनी हो जानी चाहिए। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि E2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2E1 हो जाना चाहिए। तो मुझे T2 फाइंड करना है कि T2 कितना होना चाहिए। तो T2 के लिए अपन ने E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ रहा था, तो क्या लिख सकते हैं, E2/E1 इज इक्वल टू T2/T1। E2 की वैल्यू बोली, देखिए मुझे ताप ही पता करना है, किस ताप तक गर्म किया जाए कि औसत गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाए। ताप ही पता करना है, तो टी के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, कोई रूट नहीं है, तो अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो चीज मुझे पता करनी है उस पर ना तो स्क्वायर रहना चाहिए ना रूट रहना चाहिए, और कुछ है भी नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। E2 की जगह मैं क्या पुट कर दूं, 2E1 पुट कर दिया मैंने E2 की जगह, इज इक्वल टू T2 और T1 ये की जगह T1 पुट कर दिया। यहां से सोल्व करेंगे तो T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2T1 आ जाएगा। 2T1 आ जाएगा, T1 की वैल्यू में चिपका दो अगर 200 केल्विन, तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400 केल्विन हो जाएगा, यानी कि 127 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। बी पार्ट की बात करें, अगर बी पार्ट की बात करें तो क्या बोला है, अणु की वर्ग माध्य मूल चाल दोगुनी हो जाए। वर्ग माध्य मूल चाल यानी कि VRMS दोगुना हो जाना चाहिए। मुझे पता है VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T रहेगा। ये तो था VRMS का फॉर्मूला, √3RT/MW। MW भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। R की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम। 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो किसके प्रोपोर्शनल बचा, √T के प्रोपोर्शनल। लेकिन मुझे तो पता करना है किस ताप तक गर्म किया जाए। अगर मुझे ताप पता करना है तो ताप के ऊपर ना तो रूट होना चाहिए, ना स्क्वायर होना चाहिए, ना ही कोई पावर होनी चाहिए, T अकेला होना चाहिए। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं मैं, स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VRMS का होल स्क्वायर, यही जाएगा। मुझे पता है V, यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं, T2/T1 इज इक्वल टू V2/V1 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या। मुझे पता है V2 इज इक्वल टू कितना रहेगा, V2 इज इक्वल टू 2V1 रहेगा। अगर मैं यहां पर 2V1 चिपका देता हूं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4T1, यानी कितना आ जाएगा, 800 केल्विन। 800 केल्विन यानी कितना हो जाएगा, 527 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए बच्चों, सिंपल प्रोपोर्शनलिटी से देख के आप लोग बता सकते हो। आपने देखा कि यहां पर T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा था, E आ रहा था। अगर मुझे E को डबल करना है तो T को भी कितना करना है, डबल करना है। तो 200 था तो कितना हो गया, 400 केल्विन आ गया। यहां से डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। अब इधर ध्यान दीजिए, यहां पर अगर VRMS की बात करता हूं मैं, तो अगर मुझे पता करना है ताप कितना होना चाहिए, तो सबसे पहले तो स्क्वायर वगैरह सब ताप से हटाना है अपन को। स्क्वायर आए चाहे रूट आए, ताप पर कुछ भी नहीं रहना चाहिए T पर। तो T सिंगल, जो भी स्क्वायर रूट जो है वो सब किधर होने चाहिए, दूसरी तरफ आ गए। अब यहां से मुझे पता लगा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, VRMS का स्क्वायर। अगर मुझे VRMS को कितना करना है, 2 गुना। अगर इसको मैं 2 गुना करूंगा तो 2 का स्क्वायर यानी कि तापमान कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 800 केल्विन आ जाएगा। तो यहां से देख के अपन डायरेक्ट बता सकते हैं बच्चों।
और मुझे ये तो पता ही है कि जो वीआरएमएस रहेंगे ये सब रूट टी के प्रोपोर्शनल आएंगे, वीआरएमएस हो, वीएमपी हो, वी साउंड हो। अपन ने सारे फॉर्मूले लिखे थे, उनमें केवल 8/π आ रहा था, 3 की जगह कभी 2 आ जाता था, बाकी रूट टी रहता था। तो जब भी इन चाल वगैरह को 2 गुना करना हो तो तापमान कितना करना होता है, अपन को 4 गुना करना होता है। याद रख सकते हो तो रख सकते हो, नहीं तो फिर हर बार ऐसे सोल्व करके निकालने में कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। बस 10 सेकंड ज्यादा लगेंगे और कुछ भी नहीं है बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोल नाइट्रोजन की ऊर्जा लगभग होगी। वैल्यू लगभग सारी सेम दे रखी है, बस यूनिट का डिफरेंस है ना। तो केवल अपन को तो एनर्जी निकालनी। एनर्जी का फॉर्मूला में अपने पास में क्या होता था, F/2 μRT होता था। पूरे गैस की ऊर्जा, 1 मोल गैस दे रखी है अपन को। अब मुझे पता था 1 मोल का, अपन ने अलग से फॉर्मूला याद नहीं किया था। E इज इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, F/2 μRT। यहीं पर म्यू इज इक्वल टू कितना पुट कर दिया जाएगा, 1 मोल की, तो 1 मोल का फॉर्मूला आ जाएगा F/2 RT। आर की वैल्यू कितनी होती है, आर की वैल्यू कितनी होती है, 25/3। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो T इज इक्वल टू कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 300 केल्विन। यहां पर केल्विन में पुट करना पड़ेगा, जहां पर डेल्टा टी होता है वहां पर डिग्री सेंटीग्रेड में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर तो कोई डेल्टा टी नहीं है, केवल एक सिंगल फॉर्मूला F/2 μRT, सिंगल टी है, तो केवल और केवल केल्विन में पुट करना रहेगा। T बराबर 300 केल्विन हो गया अपने पास में। क्या बचा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। गैस कौन सी दे रखी है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या बाई एटोमिक द्विपरमाणु गैस है, क्या डायटोमिक गैस है, क्या है द्विपरमाणु गैस नाइट्रोजन। और द्विपरमाणु के लिए स्वतंत्रता की कोटि अपन ने कितनी बोली थी बच्चों, 5 बोली थी। क्या मैं बार बार याद दिला रहा हूं आपको, एक परमाणु के लिए कितनी होती थी, 3, द्विपरमाणु के लिए 5, और अगर रेखीय बहुपरमाणु होता है उसके लिए भी 5, लेकिन अरेखीय बहुपरमाणु हो जाता है उसके लिए 6। ऑर्डर याद रखना है, ये एक परमाणु, ये द्विपरमाणु, ये बहु, लेकिन बहु कौन सी, रेखीय बहु, और ये अरेखीय बहु। स्वतंत्रता की कोटि याद होनी चाहिए, मुक्त जवानी याद होनी चाहिए अपन को। तो अगर यहां पर मैं वैल्यू पुट करता हूं, कौन सी गैस दे रखी है, द्विपरमाणु N2, यानी कि द्विपरमाणु 2 एटम रहेंगे इसमें, अणु की फॉर्म में रहेगी, द्विपरमाणु गैस की फॉर्म में रहेगी। तो अपन क्या लिख देंगे इसकी जगह, F इज इक्वल टू 5 पुट कर दूं क्या मैं। अगर मैं सोल्व करता हूं इसको तो E इज इक्वल टू कितना आता है मेरे पास, 5/2, यहां पर कितना आ जाएगा 25/3। म्यू इज इक्वल टू अपन ने 1 पुट कर ही दिया, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। अगर यहां से इसको सोल्व करते हैं बच्चों तो ये 100 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा ये 50। 125 मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे अपन, 50 कर देंगे। अगर 125 मल्टीप्लाइड बाई मैंने 50 कर दिया, इसको मैं सोल्व करता हूं तो ये एनर्जी मेरे पास कितनी आने वाली है बच्चों, एनर्जी इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगी यहां से 5, 2 और 6, यानी कि 6250। अब ये तो सब एसआई में मात्रक में था, तो ये भी कहीं में आएगी, एसआई मात्रक में आ जाएगी, जूल आ गया। लेकिन जूल का ऑप्शन तो अपने पास कितना दे रखा है, 1500 जूल तो नहीं है, जूल तो कितना है 6250 जूल, यानी कि ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। कैलोरी में बदल के देख लेते हैं इसको। अगर कैलोरी में बदलेंगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में वो पढ़ाया था क्या, जूल इक्विवेलेंट पढ़ाया था मैंने, जूल तुल्यांक, उष्मा का तुल्यांक, यांत्रिक तुल्यांक, जिसको जे बोलते थे। वहां से अपन ने रिलेशन निकाला था कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है, 4.2 जूल। तो 1 जूल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4.2 कैलोरी लिखा जा सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी कि 1 जूल की जगह कितना लिख दूं, 1/4.2 कैलोरी लिख दूं यहां पर, यानी कि 4.2 से डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो ऑलमोस्ट इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 1500 कैलोरी आ जाएगा। और अगर 1500 कैलोरी हो चुका है तो 1500 किलो कैलोरी भी नहीं होगा, 1500 अर्ग भी नहीं होगा। तो यहां से जो भी इस फॉर्मूले से जो भी ऊर्जा मिलेगी अपन को, वो सब किस में मिलने वाली है, जूल में मिलने वाली है। ये बताना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से, क्योंकि केल्विन भी एसआई मात्रक, 25/3 भी एसआई मात्रक, म्यू एसआई मात्रक, सब कुछ एसआई मात्रक में। तो फिर इसका मतलब जो ऊर्जा मिलेगी वो भी किसमें मिलेगी, एसआई मात्रक में ही अपन को मिलनी वाली है। इधर ध्यान दीजिए, एक परमाणु आदर्श गैस, एक परमाणु की बात करी, यानी कि कोटि कौन सी हो जाएगी, इसकी स्वतंत्रता की कोटि 3 हो जाएगी एक परमाणु के लिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक परमाणु के लिए 3, द्वि के लिए 5, रेखीय बहु के लिए भी 5 और अरेखीय बहु के लिए 6। तो एक परमाणु बोल रखा है आदर्श गैस, और अगर एक परमाणु भी नहीं बोलता, आदर्श गैस ही बोल देता केवल वो, तो जब भी अगर कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखे, 3, 5 इनमें से कोई चूज करना हो, तो अगर कुछ भी नहीं बोला जाए, केवल आदर्श गैस बोल दे, तो फिर अंडरस्टूड अपन उसको क्या मान लेंगे, एक परमाणु मान लेंगे। अगर स्वतंत्र, अगर एफ की टर्म में आंसर हो तो एफ ही रहने देंगे फिर तो। लेकिन अगर उसने बोल रखा है कि या तो 3 लो या 5 लो, मतलब तुम्हें डिजिट में आंसर दिख रहे हैं, तो फिर श्योर है अपन को क्या मानना पड़ेगा, एक परमाणु मानना पड़ेगा। दाब में और ऊर्जा घनत्व, घनत्व का मतलब क्या होता है बच्चों,
एकांक आयतन में। घनत्व का मतलब क्या होता है? एकांक आयतन में। जैसे अगर अपन द्रव्यमान घनत्व की बात करते हैं तो द्रव्यमान वाला घनत्व क्या होता है? एकांक आयतन का द्रव्यमान। ये लिखते हो आप डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। ऐसे अगर ऊर्जा घनत्व की बात करेंगे तो एकांक आयतन की ऊर्जा E अपॉन V निकालना है मुझे, ये मुझे पता करना है ऊर्जा घनत्व। ध्यान दीजिए, अगर इसकी बात करें अपन तो मुझे पता है एनर्जी का फॉर्मूला तो कितना होता है? E इज इक्वल टू F/2 म्यू RT होता है क्या बच्चों? F बराबर एक परमाणु गैस है तो F बराबर कितना? 3। और मैं PV इज इक्वल टू म्यू RT भी जानता हूं क्या? PV इज इक्वल टू कितना होता है? म्यू RT। तो म्यू RT की जगह मैं PV लिख दूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे E अपॉन V लाना है। V कहां से आएगा? म्यू RT की जगह क्या लिख देंगे? PV लिख देंगे। तो E इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 3/2 PV। मुझे ऊर्जा घनत्व लाना है, एकांक आयतन की ऊर्जा। तो आयतन को अपॉन में ले आऊं, आयतन को अपॉन में ले आऊंगा, उसी को क्या बोल लूंगा? ऊर्जा घनत्व बोल दूंगा। तो ये E अपॉन V इज इक्वल टू 3/2 P, यानी कि ED ऊर्जा घनत्व जो है, ऊर्जा घनत्व इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/2 P आ जाएगा। ये ऊर्जा घनत्व और दाब के मध्य का संबंध। P को इधर लाना चाहोगे तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/3 ED हो जाएगा। एक ही बात है, कैसे भी लिख सकते हो। तो ऊर्जा घनत्व लाना था, यानी कि एकांक आयतन की ऊर्जा, यानी कि E अपॉन V लाना था। तो V तो मेरे पास होता ही नहीं है फॉर्मूले में, लेकिन मैं जानता हूं कि म्यू RT की जगह क्या लिखा जा सकता है? PV लिखा जा सकता है। PV इज इक्वल टू म्यू RT, आदर्श गैस समीकरण। और अपन ने ऊर्जा के फॉर्मूले में भी ये लिखा था, F/2 म्यू RT या फिर F/2 PV ही लिखा था बच्चों अपन ने। तो यहां से ऊर्जा घनत्व और P के मध्य संबंध आ चुका है। देखिए बच्चों क्वेश्चन, किस ताप पर किसी गैस की औसत आणविक ऊर्जा, आणविक ऊर्जा यानी कि एक अणु की ऊर्जा की बात की जा रही है अपन से, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके मान की दोगुनी हो जाएगी। जितनी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर थी उससे दोगुनी करनी है मुझे। तो ताप को बढ़ाकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना कर दूं मैं, ये मुझे बताना है। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, तो अपन डायरेक्ट बता सकते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। यहां ये गलती मत कर देना बच्चों, क्योंकि यहां पहले तापमान को किसमें बदलना है? केल्विन में बदलना है, फिर दो गुना करना है। क्योंकि यहां पर डेल्टा T नहीं है, T है। T है तो पहले तापमान को किसमें बदलना पड़ेगा? केल्विन में, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो? दो गुना कर सकते हो। E का फॉर्मूला ये होता है E अणु का। E अणु इज इक्वल टू कितना होता है? F/2 KT। F कांस्टेंट, K कांस्टेंट, T पर निर्भर करेगा केवल। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। अगर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या मुझे एनर्जी को दो गुना करना है? तो E2 इज इक्वल टू कितना आएगा? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, यानी कि E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू क्या मैं T2 अपॉन T1 लिख सकता हूं क्या? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इसके समानुपाती आ रहा है। तो यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं? T2/T1 लिखा जा सकता है। मुझे क्या करना है? ऊर्जा दोगुनी करनी है। ऊर्जा दोगुनी करनी है, यानी कि E2 इज इक्वल टू क्या लिख दूं? 2E1। और अगर T1 की बात करें तो T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कितना रहेगा? 293 केल्विन रहेगा बच्चों। अब अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं तो 2E1 अपॉन E1 इज इक्वल टू T2 अपॉन कितना आ जाएगा अपने पास में? T1 आ जाएगा। T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2T1। T1 कितना था? 293 केल्विन। 293 केल्विन को अगर मैं यहां पर पुट कर देता हूं तो ये कितना आ जाएगा? 586 केल्विन आ जाएगा। यहां पर मुझे तापमान डबल तो करना था, क्योंकि मुझे पता है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रहेगा। अगर मुझे ऊर्जा दोगुनी करनी है तो तापमान भी दोगुना करना है, लेकिन पहले तापमान किस में होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए, तब जाके आप उसको क्या कर सकते हो? दोगुना कर सकते हो। तो E2/E1 इज इक्वल टू T2, तो T2 इज इक्वल टू 2T1 आना चाहिए, मुझे पहले से पता था। लेकिन T1 कितना होना चाहिए? डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं होना चाहिए, किस में होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए। 293 केल्विन यहां पर पुट करेंगे, 586 केल्विन। लेकिन 586 केल्विन, ये तो 586 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये तो नहीं होगा। 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करके देख लेते हैं अपन। डिग्री सेंटीग्रेड 273 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 313 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा? T। लेकिन जो KTG वाले जितने भी अपन ने क्वेश्चन किए, इन सब में आपने देखा होगा कि टेम्परेचर किसमें रहेगा? केल्विन में। PV इज इक्वल टू म्यू RT, वहां भी केवल T होता है। P/ρ इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू RT अपॉन MW, यहां पर भी T है। डेल्टा T नहीं है तो केल्विन में रहेगा। फिर अपन ने VRMS वगैरह इन सबके फॉर्मूले पढ़े, वहां पर भी √3 RT अपॉन MW, √2 RT अपॉन MW, √8 अपॉन पाई RT अपॉन MW, यानी कि सब जगह T आ रहा है बच्चों केवल। तो अगर केवल और केवल T आ रहा है ना, तो फिर किस में पुट करना पड़ेगा अपन को? केवल और केवल केल्विन में पुट करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, KTG का अब लास्ट टॉपिक आ गया है। जो चौथा पार्ट पढ़ रहे थे अपन, चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे अपने थर्मल फिजिक्स का,
उसका ये लगभग लास्ट पार्ट आ चुका है, माध्यम मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ। लेमडा मीन्स इसको बोल देते हैं अपन। किसी गैस के अणु का माध्यम मुक्त पथ उस गैस के सभी अणुओं के द्वारा दो क्रमागत टक्करों के मध्य तय दूरी के औसत के बराबर होता है। क्या कहना चाहता है ये अपन से, एक अणु है, एक अणु मान लीजिए यहां से गया, पहले से टकराया, दूरी कितनी तय की इसने, d1। देखिए अणु बार बार टकराते रहते हैं, बार बार उनकी दिशा भी बदलती रहती है, चाल भी बदलती रहती है, लेकिन एक बात फिक्स है कि एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच में यहां टक्कर हुई, जब तक दूसरी टक्कर नहीं हो जाएगी तब तक वो सीधा सरल रेखा पर गति करेगा। तो ये पहले सरल रेखा पे गति करी, टक्कर, अब जब तक नेक्स्ट टक्कर नहीं हो जाएगी तब तक सरल रेखा पर चलेगा, टक्कर होते फिर दिशा चेंज हुई, अब सरल रेखा पर चलेगा, ऐसे बार बार ये चलता रहेगा। मान लीजिए पहली बार दूरी d1, दूसरी बार दूरी d2, तीसरी बार d3, चौथी बार d4 और इस बार d5। तो इसका मुझे औसत लेना है इन सभी दूरियों का, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 प्लस d5 अपोन क्या कर दूंगा, 5 कर दूंगा। तो जो ये औसत आएगा ना, इसको क्या बोला जाता है, लेमडा मीन या फिर माध्य मुक्त पथ बोला जाता है। सभी क्रमागत टक्करों के मध्य की दूरियों का क्या ले लिया जाए, अगर औसत ले लिया जाए, एवरेज ले लिया जाए, इसलिए अपन इसको क्या बोला है, मुक्त पथ कौन सा है, जब दो इस टक्कर और ये टक्कर के बीच में कोई टक्कर नहीं हो रही तो ये उसको मुक्त पथ बोलेंगे। यहां तक कण जो रहेगा सरल रेखा में गति करेगा, ये मुक्त पथ। लेकिन मुक्त पथों का भी मुझे क्या लेना है, औसत लेना है, उसको क्या बोलेंगे, माध्य मुक्त पथ बोलेंगे। इसका फॉर्मूला डायरेक्टेड, लेमडा एम इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वायर एन। जहां पर डी क्या है, डी ये दूरी नहीं है, डी क्या है, अणु का व्यास है, अणु का व्यास, ये अणु का जो व्यास रहेगा ये डी है, तो अणु के व्यास को डी बोला है। एन मतलब एकांक आयतन में अणु की संख्या, एकांक आयतन में अणु की संख्या यानी कि एन अपॉन वी, वही अणु घनत्व। जब भी घनत्व की बात आएगी या एकांक आयतन की बात आएगी यानी कि वी से डिवाइड कर देंगे अपन, ये आयतन वाला वी है, आयतन वाला वी। अब अगर मैं यहां पर एन की जगह, स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन अपॉन वी पुट कर दूंगा, वी किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये कैपिटल एन यहां पर आ चुका है। ये फॉर्मूला मेनली अपन को याद रखना है, यहां पर आ चुका है एन अपॉन वी अपॉन एन आ चुका है। अगर वी के टर्म में पूछ लिया जाता तो अपन ये वाला फॉर्मूला पे टिक कर देंगे, डायरेक्ट ये पूछा जाएगा, इस पे क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछे जाएंगे ना बच्चों। अब अगर मान लीजिए आपको अगर फॉर्मूले ऑप्शन में अगर पी और टी दिख जाए तो अपन वी से पी और टी ला सकते हैं, अपन को पता है पी इज इक्वल टू म्यू आर टी, तो यहां से वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू आर टी अपॉन पी। अगर म्यू आर टी अपॉन पी में यहां पर चिपका देता हूं तो बच्चों अपने पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, म्यू आर टी अपॉन पी चिपका रहा हूं मैं इसकी जगह, तो म्यू आर टी अपॉन पी और रूट 2 पाई डी स्क्वायर कैपिटल एन, यही होगा। क्या आप लोगों को पता है क्या कि म्यू का फॉर्मूला एक ये भी होता था अपने पास में, म्यू इज इक्वल टू एन अपॉन एन नॉट। यहां से क्या मैं लिख सकता हूं, क्या म्यू अपॉन एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन नॉट लिख सकते हैं क्या बच्चों, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। म्यू अपॉन एन की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 1 अपॉन एन नॉट, एक कुलर्णों की संख्या है, ये अवोगाद्रो संख्या है, तो 1 अपॉन एन नॉट लिखा जा सकता है। तो लेमडा एम इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन नॉट रूट 2 पाई डी स्क्वायर, और ये पी लिख दिया, पी रह गया था। आपको पता है कि आर अपॉन एन नॉट, आर भी कांस्टेंट एन नॉट भी कांस्टेंट, और इन दोनों के डिवीजन को अपन ने एक नया नाम लिया था बोल्ट्जमान नियतांक, स्मॉल के। तो आपको यह भी पता होगा आर अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, स्मॉल के लिखा जा सकता है, बोल्ट्जमान नियतांक। तो अगर मैं बोल्ट्जमान नियतांक लिख दूंगा तो लेमडा एम इज इक्वल टू स्मॉल के टी अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वायर, और एक आ जाएगा पी आ जाएगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी याद रखना है भाई, टी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर व्यास है, व्यास की जगह अपन क्या भी लिख सकते हैं, डी की जगह 2r लिख देंगे, 2r का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर होता है, जहां पर आर क्या है, आर बराबर अणु की त्रिज्या, क्या है, अणु की त्रिज्या। तो बच्चों मेनली ये फॉर्मूला याद रखना है, यहां से आप बाकी सबको डिराइव कर सकते हो। जनरली ये पूछा जाता नहीं है, अभी तक शायद पूछा गया होगा तो गलती से एक बार पूछा गया होगा पूरे नीट में अभी तक, है ना, तो इसलिए इंपोर्टेंस 0 इंपोर्टेंस इसकी लगभग। लेकिन ये वाला फॉर्मूला अपन याद रखें ताकि अगर गलती से क्वेश्चन पूछे जाए तो अपन डिराइव करके पहुंच सके यहां तक, है ना। इसलिए अपन को केवल ये वाला फॉर्मूला याद रखना है और एक परिभाषा जरूर याद रखनी है इसकी। ओके बच्चों, देखिए बच्चों अपन पढ़ने वाले हैं इसका लास्ट चैप्टर थर्मल फिजिक्स का, जो लास्ट चैप्टर है उष्मा गति की, थर्मोडायनेमिक्स, उसको अपन पढ़ने वाले हैं और ये सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर अपन सबसे पहले बात करें विशिष्ट उष्माओं की, विशिष्ट उष्माएं अपन ने पहले भी पढ़ी थी, ग्राम विशिष्ट उष्मा या फिर मोलर विशिष्ट उष्मा।
जो सिंपल विशिष्ट उष्मा होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, ग्राम विशिष्ट उष्मा, वो द्रव्यमान से संबंधित होती है। और जो मोलर विशिष्ट उष्मा वो मोल से संबंधित होती है। डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी बहुत पढ़ा था आप लोगों ने, कि अगर पानी को, बर्फ को अगर यहां से लेकर वहां तक गर्म करना है तो फिर अपन डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, अवस्था परिवर्तन होता था तो डेल्टा क्यू बराबर एम एल यूज करते थे अपन। तो ये वही है डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। लेकिन जो उष्मा गतिकी वाला जो चैप्टर होता है ना, इसमें अपन स्मॉल एस की जगह क्या लिखते हैं, स्मॉल सी लिखते हैं। तो अपन ने यहां पे भी क्या लिख दिया, ये स्मॉल सी लिख दिया है। और स्मॉल सी है ग्राम विशिष्ट उष्मा, यहां से स्मॉल सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। इसकी परिभाषा अपन ने वहां पे भी पढ़ी थी, एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या बोलेंगे, ग्राम विशिष्ट उष्मा कहा जाएगा। मोलर विशिष्ट उष्मा की अगर मैं बात करता हूं तो डेल्टा क्यू बराबर क्या लिखते थे, म्यू एस म्यू डेल्टा टी। लेकिन इस चैप्टर में एस म्यू काम में नहीं लेंगे, क्या काम में लेना है बच्चों, अपन को कैपिटल सी काम में लेना है। ये बात अपन को ध्यान रखनी है, एस म्यू काम में नहीं लेंगे, क्या काम में लेंगे, कैपिटल सी काम में लेंगे। देखो जो पानी वगैरह होता था ना, जनरली उनका अपन को वजन ही दिया जाता है, ग्राम ही दिया जाता है, इसलिए ये वहां पर ये वाला फॉर्मूला काम में लेते थे, डेल्टा क्यू बराबर एम स्मॉल एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी। लेकिन गैस के बारे में जब भी बात की जाती है तो उसके मोल की बात की जाती है। तो इस चैप्टर में ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पार्ट चलेगा अपने मोलर विशिष्ट उष्मा। वहां पर डेल्टा क्यू बराबर क्या लिखते थे अपन, म्यू एस म्यू डेल्टा टी लिखते थे। लेकिन एस म्यू नहीं चलेगा, यहां पर किससे रिप्रेजेंट करेंगे इस वाले चैप्टर में अपन, मोलर विशिष्ट उष्मा को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो कैपिटल सी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी। परिभाषा नहीं लिखूंगा मैं, वहां पर लिखवा चुका हूं। एकांक मोल का तापमान एकांक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या बोला जाएगा, मोलर विशिष्ट उष्मा कहा जाएगा। यहां पर आप हर बार याद रखिए क्यू बराबर क्या लिखेंगे, म्यू कैपिटल सी डेल्टा टी। क्या लिखेंगे, म्यू कैपिटल सी डेल्टा टी लिखेंगे बच्चों। जैसे वहां पर बार बार डेल्टा क्यू बराबर अपन एम एस डेल्टा टी लिखते थे, ऐसे यहां पर क्या लिखना है, म्यू कैपिटल सी डेल्टा टी लिखना है, म्यू कैपिटल सी डेल्टा टी। दोनों के मध्य में संबंध वहां भी निकाला था, यहां भी निकाल दिया। कैपिटल सी बराबर क्या आएगा, एम डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल सी आएगा, वही म्यू बराबर एम डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई एस, एस म्यू बराबर एम डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई एस। लेकिन कैपिटल सी स्मॉल सी की टर्म में याद रखना है, फॉर्मूले को नई स्टाइल से याद रखना है बिल्कुल। सी बराबर एम डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल सी, और एक क्यू बराबर म्यू सी डेल्टा टी। डेल्टा क्यू बराबर या क्यू बराबर म्यू सी डेल्टा टी, दो ही फॉर्मूले बता रहा हूं, डेल्टा क्यू बराबर म्यू सी डेल्टा टी। दोनों फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए आप लोगों को, है ना। जो भी फॉर्मूले में बताते जाऊं तुरंत याद होनी चाहिए बच्चों, तभी चैप्टर में आप आगे बढ़ पाओगे। तो अपन को क्या ध्यान रखना है, डेल्टा क्यू बराबर क्या लिखा जाएगा इस चैप्टर में, म्यू कैपिटल सी डेल्टा टी, या फिर कैपिटल सी को क्या भी लिख सकते हैं, एम डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल सी भी लिख सकते हैं। स्मॉल सी क्या है, वही एस है, ग्राम विशिष्ट उष्मा है बच्चों। देखिए बच्चों, अब अपन अलग अलग प्रक्रम के लिए मोलर विशिष्ट उष्मा पढ़ रहे हैं। मोलर विशिष्ट उष्मा यानी कि कैपिटल सी की बात कर रहा हूं बच्चों में, जहां पर अपन डेल्टा क्यू बराबर म्यू सी डेल्टा टी लिख सकते हैं। अभी अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था। सबसे पहले जितने भी प्रक्रम, 5 प्रक्रम होते हैं अपने पास में, 5 प्रक्रम की बात कर रहे हैं अपन, है ना। सबसे पहला प्रक्रम समायतनिक। समायतनिक प्रक्रम ऐसे प्रक्रम को बोला जाता है जिसमें आयतन क्या रहेगा, नियत रहेगा। नाम से स्पष्ट है अपन को, सम आयतनिक, आइसोकोरिक भी बोल देते हैं, आइसोमेट्रिक इंग्लिश के नाम है इसके। और समायतनिक यानी कि V बराबर कांस्टेंट, हिंदी में बहुत अच्छा नाम है समायतनिक। समायतनिक मतलब आयतन क्या रहना चाहिए, समान बना रहना चाहिए, कांस्टेंट बना रहना चाहिए। तो जब V बराबर कांस्टेंट होता है तो कैपिटल सी को अपन क्या लिख देते हैं, कैपिटल सी V, क्या लिख देते हैं, V लगा देते हैं। इसका मतलब किस, कौन से प्रक्रम की बात की जा रही है, नियत आयतन वाले प्रक्रम की बात की जा रही है। तो Q या डेल्टा Q बराबर क्या लिखा जा सकता है, म्यू सीवी डेल्टा टी। सी की जगह केवल क्या लिख दिया, सीवी लिख दिया। सीवी का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, F/2R होता है। यानी कि अगर मुझे डिग्री पता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है, एफ का मान मुझे पता है, तो मैं सीवी निकाल सकता हूं। आर की वैल्यू पता होती है, एफ की वैल्यू पता रहेगी, तो यानी कि सीवी निकल जाएगा। यानी केवल आपको गैस का नाम पता होना चाहिए। एक परमाणु यानी कि 3 लिख देंगे एफ की जगह, द्विपरमाणु 5 लिख देंगे, रेखीय बहुपरमाणु 5 लिख देंगे, अरेखीय बहुपरमाणु 6 लिख दिया जाएगा। समझ पा रहे होंगे बच्चों आप लोग मेरी बात को। यानी कि आपको अगर एफ की वैल्यू पता है तो सीवी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करेंगे समदाबीय की। समदाबीय मतलब आइसोबेरिक, आइसोबेरिक समदाबीय बोलेंगे इसको। समदाबीय यानी कि नाम से स्पष्ट है, दाब क्या रहेगा, नियत रहेगा, समान रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, P बराबर कांस्टेंट। तो C को क्या बोल दिया जाएगा, Cp बोल दिया जाएगा। Q या डेल्टा Q बराबर क्या लिख देंगे, म्यू सी, कैपिटल सी की जगह क्या लिख दिया, Cp लिख दिया है मैंने, डेल्टा टी। Cp का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + F/2R होता है बच्चों। Cp का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + F/2R होता है।
तो ये दो प्रक्रम अपने पास हो चुके हैं। दो प्रक्रम के लिए आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो सीवी बराबर f/2r और सीपी बराबर 1 प्लस f/2 का होल मल्टीप्लाइड बाई आर। दोनों फॉर्मूले याद होने ही चाहिए बच्चों। मैं कह रहा हूं फॉर्मूले अपने पास 100-150 फॉर्मूले होंगे इस चैप्टर में। फॉर्मूले अलग से 100-150 फॉर्मूले अगर अपन को याद है तो चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बच्चों, लेकिन ये फॉर्मूले याद होने ही चाहिए आप लोगों को। मैं बार बार कह रहा हूं फॉर्मूले अलग पेज पे लिखिए, आगे जो नोट्स में तो लिख ही रहे हो आप लोग, अलग पेज पे भी एक फॉर्मूले को अलग से लिखते जाइए, उनको याद करते रहिए फॉर्मूले को। अगर फॉर्मूले आते तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 चैप्टर है कुल अपने पास में। तो CV इज इक्वल टू f/2r और अगर सीपी की बात करें तो 1 प्लस f/2 का होल मल्टीप्लाइड बाई आर। अपन को सीपी वाला ये फॉर्मूला याद रखना है। 2 प्रक्रम अपने पास हो चुके हैं, 3 प्रक्रम अभी भी अपने पास और बचे हुए हैं। देखिए बच्चों, अब तीसरा प्रक्रम है अपने पास रुद्धोष्म। रुद्धोष्म प्रक्रम मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस। ये बोलेंगे रुद्धोष्म यानी कि उष्मा को अवरुद्ध कर दिया जाए, उष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, यानी कि उष्मा की मात्रा क्या रहनी चाहिए, 0। डेल्टा क्यू बराबर क्या रहना चाहिए, 0। डेल्टा क्यू बराबर 0 है, उष्मा नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तापमान भी नियत रहेगा। तापमान बढ़ सकता है, घट सकता है। क्यों हो सकता है, मैंने दाब बढ़ाया हो तो पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी से, अगर मैंने पी बढ़ा दिया है, दाब बढ़ा दिया है तो तापमान बढ़ सकता है। तो बच्चों रुद्धोष्म का मतलब ये नहीं कि आप उष्मा नहीं दे रहे हो तो तापमान क्या रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तापमान बढ़ सकता है या घट सकता है। आप दाब या आयतन में परिवर्तन करके ताप को बढ़ा या घटा सकते हो। तो अगर टी बराबर नियत हो गया, यहां पर टी बराबर नियत नहीं रहेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं, है ना। टी बराबर नियत नहीं बोलेंगे। डेल्टा क्यू बराबर 0। रुद्धोष्म प्रक्रम का मतलब केवल इतना सा है कि डेल्टा क्यू बराबर क्या रहने वाला है, उसके लिए 0 रहने वाला है। इसके लिए टेम्परेचर से रिलेटेड कोई बात करेंगे ही नहीं, टेम्परेचर के बारे में कुछ बता ही नहीं सकते हो आप यहां से। रुद्धोष्म प्रक्रम केवल इतना ध्यान रखना है, डेल्टा क्यू बराबर 0। जैसे अपन और प्रक्रम में बोलते हैं कि वी समायतनिक में V बराबर कांस्टेंट, समदाबीय में P बराबर कांस्टेंट, ऐसे ही रुद्धोष्म प्रक्रम की समीकरण क्या होती है, PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, जहां पर गामा क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन का अनुपात होता है। लेकिन वो अभी अपन पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल क्या ध्यान रखना है, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसकी बात करें अगर अपन, डेल्टा क्यू बराबर म्यू सी डेल्टा टी लिख दिया। एडियाबेटिक प्रोसेस था तो सी की जगह क्या लिख दिया, CAD लिख दिया। CAD डेल्टा क्यू बराबर म्यू डेल्टा टी। डेल्टा क्यू बराबर कितना हो गया, 0, तो CAD भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रुद्धोष्म प्रक्रम। और सी होता क्या था, एकांक मोल का तापमान एकांक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा। मुझे पता है रुद्धोष्म प्रक्रम में उष्मा की मात्रा तो कितनी रहेगी, 0 रहेगी। आवश्यक उष्मा भी कितनी हो गई, 0 हो गई। तापमान ऐसे बढ़ता घटता रहेगा, दाब और आयतन को अपन मैनेज करते रहेंगे और तापमान क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा। तो आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या हो गई, 0 हो गई, इसलिए ये सी का मान भी क्या हो गया, 0। सी क्या था, यही तो था, एकांक मोल का तापमान एकांक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा। आवश्यक उष्मा ही 0 हो गई तो CAD भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समतापीय प्रक्रम, समतापीय। अब समतापीय है, इसमें टी बराबर कांस्टेंट रहेगा। टी बराबर कांस्टेंट यानी कि तापमान में परिवर्तन कितना रहेगा, 0। तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डेल्टा टी बराबर 0। डेल्टा क्यू बराबर म्यू सी आई टी डेल्टा टी। CIT इज इक्वल टू डेल्टा टी। अगर यहां पर 0 है, डेल्टा टी 0 पुट कर दो तो CIT कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा कितनी होगी, अनंत होगी। आप अनंत उष्मा दे दो लेकिन तापमान नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रक्रम कौन सा है, समतापीय प्रक्रम में टी बराबर कांस्टेंट। ये तो बोलते थे एकांक मोल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा। अब समतापीय प्रक्रम में तो आप अनंत उष्मा दे दोगे तब भी तापमान नहीं बढ़ेगा, इसलिए CIT का मान कितना आ रहा है, अनंत आ रहा है। मैथमेटिकली तो आ ही जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब दूसरा प्रक्रम, सामान्य प्रक्रम। सामान्य प्रक्रम हो सकता है, सामान्य प्रक्रम में आप रुद्धोष्म प्रक्रम भी आ जाए, समदाबीय भी आ जाए, समायतनिक भी आ जाए, या हो सकता है इनके अलावा भी कोई और प्रक्रम हो। सामान्य प्रक्रम मतलब जनरल सारे प्रोसेस की बात कर रहे हैं अपन, कोई सा भी प्रक्रम हो सकता है। ये 4 जो पढ़े वो भी हो सकते हैं, इनके अलावा और भी कोई एक्स्ट्रा प्रक्रम निकल कर आ सकता है। तो सामान्य प्रक्रम की समीकरण PV की पावर x बराबर कांस्टेंट। रुद्धोष्म में फिक्स होता था, यहां पर क्या आना चाहिए, गामा ही आना चाहिए। यहां पर x आ गया, x का मान अनंत से लेकर माइनस अनंत से प्लस अनंत तक कुछ भी हो। तो C पॉलीट्रोपिक, CV प्लस R अपॉन क्या लिखना है अपन को, 1 माइनस x। बस ध्यान रखिए x क्या रहेगा, जब इस रूप में होनी चाहिए, P के ऊपर कोई पावर नहीं होनी चाहिए, और जो V की जो भी पावर हो वो किसके मल्टीपल में होनी चाहिए, P के साथ गुणित रूप में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इधर 1 अपॉन कुछ V लिखा हुआ हो, उस V को पहले इधर लाना पड़ेगा, P के साथ ज्वाइंट करना पड़ेगा V को, तब P और V की पावर x की फॉर्म में उसको अरेंज करेंगे, फिर x से कंपेयर करेंगे, फिर जाके x का मान आपको मिल पाएगा। जैसे सपोज मैं आपको बोल दूं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V स्क्वायर,
तो पहले इस वी स्क्वायर को किधर लाओ, इधर लाओ पी के पास में। अगर इधर वज्र गुणा कर देंगे इसको तो पी वी की पावर वी पी वी स्क्वायर हो जाएगा। फिर कंपेयर करेंगे इससे तो एक्स बराबर कितना आएगा, 2 आएगा बच्चों। ऐसे करना है मतलब अपन को, समझ पा रहे होंगे आप लोग मेरी बात को। पहले पूरा इस फॉर्म में पी वी की पावर एक्स की फॉर्म में अरेंज करेंगे, फिर वहां पर वी की जो घात आएगी उसको क्या बोल देंगे, एक्स बोल देंगे। और इसके लिए सी पॉलीट्रोपिक सीवी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। सीवी बराबर आया था एफ बाई 2 आर, सीवी बराबर आया था 1 प्लस एफ बाई 2 का होल मल्टीप्लाइड बाई आर। सी एडियाबेटिक के लिए 0, आइसोथर्मल के लिए अनंत, और इसके लिए सीवी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना ही रखने हैं बच्चों ये सीवी सी वाले सारे फॉर्मूले। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि विशिष्ट उष्मा का या मोलर विशिष्ट उष्मा का मान 0 से अनंत के मध्य तक कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं बोलेंगे किस रेंज में रहता है, 0 से अनंत तक कुछ भी रहेगा, है ना, बस नेगेटिव नहीं रहेगा। 0 से प्लस अनंत तक कुछ भी रह सकता है। देखिए यहां पर अनंत आ रहा है, यहां पर 0 आ रहा है, वहां पर एफ बाई 2 आ रहा था, 1 प्लस एफ बाई 2 आ रहा था, यानी कि 0 से अनंत तक के मध्य कुछ भी हो सकता है बच्चों। देखिए बच्चों अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन मेयर संबंध। मेयर संबंध मतलब सीपी और सीवी के मध्य क्या संबंध होता है, तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू कितना होता है, आर होता है। आर वही गैस नियतांक की बात कर रहे हैं, म्यू आर टी में जो आर आता है। सीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीवी को इधर भेज देंगे तो सीवी प्लस आर, यानी कि सीवी आपके पास उसमें आर ऐड कर दिया तो क्या आ जाता है, सीपी आ जाता है। और अपन इसका प्रूफ भी कर सकते हैं बहुत इजीली। देखिए एलएचएस कितना है, सीपी, सीपी को क्या लिखूंगा 1 प्लस एफ बाई 2 आर, आर को अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक बार तो एफ बाई 2 आर आ जाएगा, एक बार आर आ जाएगा। एफ बाई 2 आर को क्या मैं सीवी बोलता हूं क्या, सीवी बराबर क्या लिखा था, एफ बाई 2 आर ही तो लिखा था, तो ये सीवी प्लस आर हो चुका है। तो एलएचएस बराबर क्या आ चुका अपने पास में, आरएचएस आ चुका है। ये एलएचएस से स्टार्ट किया था, आरएचएस आ चुका, यानी कि सीपी माइनस सीवी बराबर कैपिटल आर। याद रखना है कैपिटल सीपी माइनस कैपिटल सीवी बराबर कैपिटल आर, याद रखना है बच्चों। कैपिटल सीपी माइनस कैपिटल सीवी बराबर क्या रहेगा, कैपिटल आर रहेगा। ये तो थी मोलर विशिष्ट उष्माओं का जो डिफरेंस था वो निकाल लिया अपन ने। अब आइए ग्राम विशिष्ट उष्मा, स्मॉल सीपी माइनस स्मॉल सीवी इज इक्वल टू स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या होता है, कैपिटल आर अपॉन एमडब्ल्यू। कैपिटल आर गैस नियतांक और एमडब्ल्यू क्या रहेगा, अणुभार। कैसे आए, मैंने आप लोगों को संबंध लिखवाया था कि कैपिटल सी इज इक्वल टू स्मॉल सी मल्टीप्लाइड बाई एमडब्ल्यू या एमडब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल सी, याद रखना है आपको। प्रूफ यहीं से कर रहे हैं अपन मेरे रिलेशन से। कैपिटल सीपी माइनस कैपिटल सीवी बराबर कैपिटल आर होता है, इसमें अपन कोई दोहराए वाली बात नहीं है। कैपिटल सीपी की जगह क्या लिख दूंगा मैं, एम डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल सीपी माइनस एम डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल सीवी इज इक्वल टू कैपिटल आर रहेगा। एम डब्ल्यू दोनों में से कॉमन आ रहा है, बाहर ले लिया, ये बच गया। एमडब्ल्यू को अगर मैंने अपॉन में भेज दिया तो स्मॉल सीपी माइनस स्मॉल सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन एमडब्ल्यू, और आर अपॉन एमडब्ल्यू को मैंने क्या दे दिया है, एक अलग नाम दे दिया है स्मॉल आर। स्मॉल आर कोई कांस्टेंट नहीं रहेगा, हर गैस के लिए क्या रहेगा, अलग अलग। आर तो सबके लिए सेम रहेगा। ऑक्सीजन की बात करूंगा तो आर अपॉन 32, नाइट्रोजन की बात करूंगा आर अपॉन 28, ये रहने वाला है बच्चों। हाइड्रोजन की बात करूंगा आर अपॉन 2, ये रहने वाला है बच्चों। तो स्मॉल आर हर गैस के लिए क्या होता है, अलग अलग, जबकि कैपिटल आर हर गैस के लिए 8.314 या 25/3 होता है, जो होता है फिक्स है उसकी वैल्यू कैपिटल आर की। तो हर बार स्मॉल सीपी माइनस स्मॉल सीपी इज इक्वल टू क्या रहेगा, स्मॉल आर यानी कि आर अपॉन एमडब्ल्यू, ये ज्यादा ध्यान रखना है अपन को। स्मॉल सीपी माइनस स्मॉल सीवी इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन एमडब्ल्यू, जहां पर एमडब्ल्यू क्या होता है, अणुभार या मोलर द्रव्यमान होता है बच्चों। फिर इसके बाद में पॉइजन रेशियो, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा था अपन ने, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए समीकरण लिखी थी, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वहां पर जो गामा होता है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो बोलते हैं, पॉइजन अनुपात बोला जाता है, उसको गामा बोला जाता है। गामा बराबर क्या होता है, सीपी बाई सीवी, सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ। सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 बाई एफ हो जाएगा बच्चों। तो अगर 1 प्लस 2 बाई एफ की बात करें, कैसे आए तो सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू, सीपी की जगह ये पुट कर दिया अपन ने, सीवी की जगह पुट कर दिया, आर से आर कैंसिल आउट, एफ बाई 2 को इधर से भी डिवाइड, इधर से भी डिवाइड, इधर डिवाइड करूंगा तो 1 आ गया, और इधर डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन एफ बाई 2, 2 किधर चला जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा, 1 की जगह 1 लिख दिया, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 बाई एफ। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करता हूं, अगर मुझे स्वतंत्रता की कोटि पता है, यानी कि केवल गैस का नाम पता होना चाहिए, एक परमाणु गैस तो स्वतंत्रता की कोटि 3, द्विपरमाणु गैस स्वतंत्रता की कोटि 5, रेखीय बहुपरमाणुक यानी कि 6, 5, और अरेखीय बहुपरमाणुक यानी कितनी हो जाएगी 6। तो नाम पता होने से मुझे स्वतंत्रता की कोटि पता। अगर स्वतंत्रता की कोटि एफ का मान मुझे पता लग गया तो सीवी पता लग जाएगा एफ आर बाई 2, सीवी पता लग जाएगा 1 प्लस एफ बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई आर, और गामा भी पता लग जाएगा सीपी बाई सीवी या फिर 1 प्लस 2 बाई एफ। यानी कि आपको अगर गैस का नाम पता हो तो आप स्वतंत्रता की कोटि बता सकते हो, स्वतंत्रता की कोटि
पता है तो सीवी पता लग जाएगा, सीवी पता है तो सीपी पता लग जाएगा, सीपी पता है तो गामा पता लग जाएगा। सब एक ही बात है, आपको या तो गैस का नाम मिल जाए, या फिर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाए, या फिर आपको सीवी पता लग जाए, या फिर सीपी पता लग जाए, या फिर गामा पता लग जाए। कोई भी एक चीज पता लग गई तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक निकल जाएगी। सब आपस में एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड। गैस का नाम हो, चाहे स्वतंत्रता की कोटि हो, चाहे सीवी हो, चाहे सीपी हो, चाहे फिर गामा हो, ये पांचों चीजें एक भी चीज पता है पांच में से तो बाकी चार चीजें ऑटोमेटिक निकल जाएगी। जैसे अगर आपको गामा पता है, गामा पता है तो आप क्या एफ निकाल दोगे यहां से। गामा पता है तो ये वाला गामा इज इक्वल टू 1+2/f, यहां से क्या पता लग जाएगा, गामा की वैल्यू पुट कर दोगे, एफ आ जाएगा। एफ आया तो आप क्या निकाल सकते हो, सीवी भी निकाल सकते हो, सीपी भी निकाल सकते हो, गैस का नाम भी आप लोग बता सकते हो। तो गामा पता होना, सीवी पता होना, सीपी पता होना, या फिर एफ पता होना, या फिर गैस का नाम पता होना, पांचों में से कोई भी एक चीज पता लग जाए, बाकी चारों चीजें बच्चों ऑटोमेटिक निकल जाएगी। ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। अभी अपन इनके लिए एक टेबल भी बनाने वाले हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको बोला था कि अगर आपको एफ में से या सीवी में से, सीपी में से, या गामा में से, या गैस के नाम में से कोई भी चीज पता लग जाती है तो बाकी सारी चीजें पता लग जाएगी। मैं केवल गैस का नाम पता है मुझे ना, गैस का नाम पता है, बाकी मैं सारी चीजें कैसे लिखता हूं ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक परमाणु गैस जो एक अणु की फॉर्म में होती है, HENE ऑर्गन, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये गैस है। एक परमाणु गैस की स्वतंत्रता कोटि आपको पता है कि एक परमाणु गैस की स्वतंत्रता कोटि कितनी होती है, 3 होती है केवल, और केवल स्थानांतरण की कोटि होती थी इसके पास। अगर सीवी की बात करें तो अब क्या करना है, केवल r/2 तो चिपकाना है। एफ में के साथ किससे मल्टीप्लाई करना है, r/2 से, तो सीवी बराबर कितना हो जाएगा, 3r/2। अगर इसके सीपी की बात करूंगा तो 1+f/2r, 1+f/2r, या फिर r ऐड कर दीजिए। सीपी बराबर क्या होता था, या तो ये होता है या फिर सीवी प्लस r होता है। तो अगर मैं इसमें r ऐड कर दूं तो ये 3r/2 प्लस r यानी कितना हो जाएगा, 5r/2, या यहां से लिख दीजिए बराबर 3, 1+3/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 5/2r। तो यहां पर ये कितना आ चुका है, 5r/2। अगर दोनों को डिवाइड कर दे CP/CV, अगर स्वतंत्रता की कोटि से लिखना चाहते हो एफ से तो 1+2/f, उससे लिख सकते हो 1+2/3 यानी कितना आ जाएगा, ये 5/3। या फिर CP/CV कर दीजिए, CP/CV करेंगे तो r/2 से r/2 कैंसिल आउट, गामा इज इक्वल टू कितना बचेगा अपने पास में, 5/3 यानी कि 1.67। द्विपरमाणु के लिए क्या होता था, द्विपरमाणु या रेखीय बहु, दोनों के लिए क्या होती थी स्वतंत्रता की कोटि 5 होती थी। 5 रहेगा तो डायरेक्ट सीवी के लिए क्या करना होता है, डायरेक्ट r/2 चिपका देंगे एफ में, तो कितना हो जाएगा, 5r/2, ये भी कितना हो जाएगा, 5r/2। ऐसे अगर सीपी की बात करेंगे तो r और ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 7r/2, ये भी कितना हो जाएगा, 7r/2, या यहां पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए बराबर 5, तो 1+5/2 कितना हो जाएगा, 7/2 आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 7r/2, 7r/2। अगर मैं गामा की वैल्यू निकालता हूं तो CP/CV करूंगा तो r/2 से r/2 खत्म, क्या बचेगा, 7/5। गामा इज इक्वल टू कितना बचेगा, 7/5। यहां पे भी गामा इज इक्वल टू कितना बचेगा, 7/5। 7/5 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा। लास्ट वाली अरेखीय बहु, ये 6 हो जाएगी इसकी स्वतंत्रता की कोटि। 6 होती थी, r/2 चिपका दूं तो कितना हो जाएगा, 6r/2 यानी कि मैं क्या भी लिख सकता हूं, 3r भी लिख सकता हूं। अगर 3r में एक और r ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 4r आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करूं तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, या f का मान रखेंगे तो वहां से भी निकाल सकते हो आप लोग, 8r/2 आएगा, ये 8r/2 इज इक्वल टू दिस। अगर मैं इनको डिवाइड करूं तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, 4/3 बचेगा। गामा इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू 1.33, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जैसे जैसे गैस की परमाणुकता बढ़ती जाती है, या एफ का मान बढ़ता जाता है तो गामा का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, 2/f। जैसे जैसे एफ का मान बढ़ता जाएगा गामा का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक परमाणु के लिए सर्वाधिक होता है 5/3 या 1.67, द्विपरमाणु के लिए और कम 1.4 रह जाएगा, फिर उसके लिए 1.4 सेम होता है दोनों के लिए, फिर लास्ट में क्या रह जाएगा, 1.33। तो बच्चों ये टेबल आपको याद रहनी चाहिए, गामा की वैल्यू तो एटलीस्ट आपको सबकी याद रहनी चाहिए, ये भी याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर भूल जाते हो तो निकाल लोगे। एफ 3r/2 है तो ये कितना आ जाएगा, 5r/2, पर 2 बढ़ा दीजिए केवल, है ना, प्लस r करना होता है, प्लस r करेंगे तो प्लस r करेंगे यानी कि 2r/2 कर देंगे, तो 5r/2 ऐसे 7r/2, 7, ये याद रखना है केवल, स्वतंत्रता की कोटि भी याद रहे और गामा की वैल्यू भी अपन को सबकी याद रहनी चाहिए। गामा बराबर कितना रहेगा, 1.67 या 5/3, दोनों टर्म में याद रहे, 5/3, 1.67।
और यहां पर 7/5 या 1.4 किसके लिए, द्विपरमाणुक और रेखीय बहु के लिए, दोनों के लिए सेम रहेगा। और अरेखीय बहु के लिए 1.33 या फिर 4/3 आपको याद रखना है बच्चों। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, कम से कम 3-4 बार इस टेबल की रीडिंग लगा लेना। आज मैं कह रहा हूं फिर से, आज 3-4 बार इसकी रीडिंग लगा लेना और बार बार लिख लिख के टेबल को बना के देख लेना 3-4 बार, आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे कहीं भी, है ना। लेकिन बना ही लेना बच्चों, बिल्कुल भी इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि हाइड्रोजन के लिए Cp माइनस Cv, स्मॉल cp माइनस स्मॉल cv बोला गया है, इज इक्वल टू स्मॉल m, तथा N2 के लिए स्मॉल cp माइनस स्मॉल cv को क्या नाम दे दिया अपन ने, स्मॉल n दे दिया। Cp माइनस स्मॉल cv इज इक्वल टू स्मॉल r आता था। मैंने बोला था हर गैस के लिए इसका मान क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो वही हर गैस के लिए इसका मान अलग अलग है। हाइड्रोजन के लिए कितना है, स्मॉल m, और नाइट्रोजन के लिए कितना है, स्मॉल n। तो m व n के मध्य मुझे संबंध बताना है। ये 4 ऑप्शन मुझे दे रखे हैं और ये बोला गया स्मॉल cp व स्मॉल cv क्रमशः नियत दाब व नियत आयतन पर ग्राम विशिष्ट उष्मा। जो कैपिटल सी होता था वो मोलर विशिष्ट उष्मा थी, और जो स्मॉल सी था उसको क्या बोला था अपन ने, ग्राम विशिष्ट उष्मा s, जिसको अपन ms डेल्टा टी लिखते थे पहले वाले चैप्टरों में। अगर मुझे पता है कि स्मॉल cp माइनस स्मॉल cv इज इक्वल टू r अपॉन mw होता है क्या, ये मुझे पता ही है। अगर मैं किसके लिए लिखूं, हाइड्रोजन के लिए लिखूं, तो स्मॉल cp माइनस स्मॉल cv कितना बोल रखा है मेरे से, स्मॉल m बोल रखा है। हाइड्रोजन की बात की जाएगी तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r अपॉन mw, किसका, वो भी हाइड्रोजन का। यानी कि यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो m आएगा, m इज इक्वल टू कितना आएगा, r अपॉन हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 × 10⁻³ इसके बाद अगर अपन बात करते हैं अब किसकी, स्मॉल n की, तो ऐसे स्मॉल n नाइट्रोजन के लिए रहेगा। तो नाइट्रोजन के लिए अगर नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं अपन, तो स्मॉल n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, स्मॉल n इज इक्वल टू r अपॉन mw, किसका, नाइट्रोजन का। तो कितना आ जाएगा, r अपॉन 28 × 10⁻³ यहां से अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लेता हूं, m अपॉन n कर दूं, तो r से r कैंसिल आउट, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल आउट। तो जो 28 रहेगा, n देखो ये अपोन में आ रहा है ना, तो अपोन में आने वाला किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कितना आ जाएगा, 28 बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दोनों को m अपॉन n को डिवाइड करना है, r से r खत्म, r से r खत्म, 10⁻³ से 10⁻³ खत्म, ये 1/2 और ये 1/28, 28 किधर चला जाएगा ऊपर, 2 किधर आ जाएगा नीचे। तो यहां से m/n इज इक्वल टू कितना आ रहा है अपने पास में, 14 आ रहा है। यहां से मैं लिख सकता हूं m इज इक्वल टू 14n रहने वाला है, m इज इक्वल टू कितना रहने वाला है, 14n रहने वाला है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा अपने पास में। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि किसी गैस के लिए r अपॉन cv बराबर 0.67, अब 0.67 को आप 2/3 लिख सकते हो, पॉइंट हटाएंगे तो 67 कितना हो जाएगा, 100, 33 से कट करोगे तो ये 2 बार, ये कितना हो जाएगा, 3 बार। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 0.67, ये आपकी मैथ से केवल है ना। r अपॉन cv बराबर क्या लिख दोगे आप, 2/3 लिख दिया, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। इसके बारे में बात करें तो cv बराबर क्या होता था, fr/2 होता था क्या, हम जानते हैं कि cv बराबर क्या होता है, हम जानते हैं cv बराबर क्या रहेगा, fr/2, चिपका दूं यहां पर fr/2, तो r अपॉन fr/2 इज इक्वल टू 2/3, r से r उठ जाएगा, इधर कितना आएगा, 2/f इज इक्वल टू 2/3, 2 से 2 उठ जाएगा तो f इज इक्वल टू कितना गया बच्चों अपने पास में, यहां से मैं लिख सकता हूं कि f इज इक्वल टू कितना रहेगा, 3। और f इज इक्वल टू 3 किसके लिए होता था, एक परमाणु गैस के लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए तो होता था, एक परमाणु के लिए 3, द्विपरमाणु के लिए 5। अगर 5 आता तो मैं गैस का नाम क्या बता देता, द्विपरमाणु। इसने क्या बोला है, F बराबर 3 आया तो गैस कौन सी रहेगी, एक परमाणु हो जाएगी। F बराबर 3 आया यानी गैस कौन सी रहेगी, एक परमाणु, या गैस कौन सी हो जाएगी, मोनोएटॉमिक गैस भी अपन इसको बोल सकते हैं बच्चों। तो ऐसे इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चन, इनमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए सारे। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक परमाणु आदर्श गैस के लिए p⁴ इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रक्रम से गुजरती है, तो इसके लिए r के पदों में मोलर विशिष्ट उष्मा बतानी। मोलर विशिष्ट उष्मा यानी कि कैपिटल C। ये सामान्य प्रक्रम दिख रहा है क्या आपको, सामान्य प्रक्रम दिख रहा है, गामा तो नहीं आ रहा है यहां पर, यानी कि केवल क्या है, सामान्य प्रक्रम है, सामान्य प्रक्रम है। तो सामान्य प्रक्रम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए C इज इक्वल टू क्या लिखा जाता था, CV प्लस R अपॉन 1 - x। यही था बच्चों फॉर्मूला। CV की वैल्यू में पुट कर देता हूं fr/2,
प्लस, देखिए ये फॉर्मूला होता था, लेकिन मुझे इसको कंपेयर करना है पहले इक्वेशन को। पी वी की पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको मुझे किससे कंपेयर करना है? पी वी की पावर 1/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसी फॉर्म में जमी हुई है ये पहले से, पी की पावर 1 है केवल, कुछ भी नहीं है, और जो भी पावर वो वी की पावर आ रही है और किसके साथ मल्टीप्लाई है? पी के साथ मल्टीप्लाई। इसी फॉर्म में जमा हुआ होना चाहिए, पी वी की पावर एस, पी वी की पावर 1/2। यहां से मैं बता सकता हूं कि एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1/2 रहेगा। और अगर गैस कौन सी है? एक परमाणु गैस से, एक परमाणु गैस से, तो सीवी बराबर क्या हो जाएगा? एक परमाणु के लिए कैपिटल सीवी बराबर क्या आ जाएगा? FR/2। एक परमाणु के तो कितनी हो जाएगी? 3R/2 हो जाएगी। अगर ये दोनों वैल्यू यहां पर चिपका देता हूं मैं इस वाले सी के फॉर्मूले में, तो C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? ध्यान दीजिए, C इज इक्वल टू 3R/2 प्लस R/1 माइनस एक्स की जगह कितना लिख दूं मैं? 1/2 लिख दूं क्या? तो ये कितना आ जाएगा? 1/2। 1 माइनस 1/2 यानी कितना बचेगा? प्लस का 1/2 बचेगा। 2 किधर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा? 3R/2 प्लस 2R, यही चाहेगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 7R/2 हो जाएगा। तो C बराबर कितना हो रहा है? 7R/2। मुझे केवल आर के पदों में मान रखना है ना, आर की वैल्यू पुट नहीं करनी है। क्वेश्चन में बोला गया आर के पदों में, अगर आर के पदों में नहीं बोला होता तो फिर अपन कितना पुट कर देते? 8.314 जूल में, जूल पर मोल पर केल्विन। तो 8.3 या फिर 25/3 अपन पुट कर देते। तो यहां तक तो ये वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका। इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, प्रक्रम P इज इक्वल टू KV²। अब इसको आप PV की पावर x से कंपेयर नहीं कर सकते, पहले V की जो भी पावर रहेगी उसको P के मल्टीपल में लाना जरूरी है बच्चों। ये बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं तो सबसे पहले मुझे इसको अरेंज करना पड़ेगा। P V की पावर, इसको इधर लेके आऊंगा तो कितना हो जाएगा? -2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसको मैं कंपेयर कर सकता हूं P V की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से। यहां -2 की जगह क्या आ रहा है? x की जगह क्या आ रहा है? -2 आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि x इज इक्वल टू कितना रहेगा अपने पास में? -2 रहने वाला है। तो अगर मैं C की वैल्यू पुट कर, C कैपिटल C इज इक्वल टू कितना होता है? CV प्लस R/1 माइनस एक्स। देखिए प्रूफ क्या करना है मुझे? C बराबर CV, तो ये यहां तक तो आ गया। केवल ये R/3 और लाना है, यानी कि केवल यहीं पे छेड़खानी करनी है अपन को, जो भी छेड़खानी करनी है। तो C बराबर CV प्लस R/1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दूं? -2 पुट कर दिया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये C बराबर क्या आ चुका है? CV प्लस R/3 आ चुका है बच्चों। ये हैंस प्रूफ। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, इनमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और इक्वेशन को कैसे कंपेयर करेंगे वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए सामान्य प्रक्रम वाले केस में। देखिए बच्चों क्वेश्चन, एक गैस है उसके लिए प्रक्रम क्या दे रखा है अपन को? एक परमाणु गैस बोल रखी है। कौन सी बोल रखी है? एक परमाणु। K V⁴ P इज इक्वल टू K V⁴ प्रक्रम से गुजारा जाता है तो एक का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए मोलर विशिष्ट उष्मा यानी कैपिटल C का मान कितना हो जाए? 0 हो जाना चाहिए। कैपिटल C इज इक्वल टू 0। पहले सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं। P इज इक्वल टू K V⁴ तो P के साथ होना चाहिए, V की जो भी पावर हो P के साथ होनी चाहिए। इसको मैं अगर इस तरफ ले आऊं तो P V⁻⁻A इज इक्वल टू K। इसको किससे कंपेयर करेंगे? P V⁻x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से। यहां से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों अपने पास में? -a आ रहा है। x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? -a आ रहा है। अगर c इज इक्वल टू कितना होता है? CV प्लस R/1 माइनस एक्स, लेकिन कैपिटल C किसके इक्वल? 0 के इक्वल है। तो 0 इज इक्वल टू FR/2 प्लस R/1 माइनस एक्स हो गया। F इज इक्वल टू तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक परमाणु गैस बोल रखी है और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -a हो जाएगा। दोनों वैल्यू अगर मैं चिपका देता हूं बच्चों तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? 3R/2 प्लस R/1 माइनस a इज इक्वल टू 0। R कॉमन आकर किस में चला जाएगा? 0 में चला जाएगा। ये R कॉमन ले लिया। 3/2 प्लस 1/1 प्लस a इज इक्वल टू 0। R किस में चला जाएगा? 0 में। 3/2 को उधर भेज दीजिए। 1/1 प्लस a इज इक्वल टू माइनस का 3/2। रिवर्स कर दो, अगर इनको रिवर्स कर दूंगा मैं तो 1 प्लस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2/3। उल्टा कर दिया है, इधर भी उल्टा तो इधर भी क्या कर दिया? उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया है अपन ने।
यहां से अगर a निकालू तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2/3 -1। एलसीएम वगैरह लोगे तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5/3 आ जाएगा बच्चों। ये इसका आंसर आ चुका है मैथमेटिकली। और अगर मैं दूसरे तरीके से सोचूं, मेथड सेकंड से सोचूं, मेथड सेकंड, तो देखिए मोलर विशिष्ट उष्मा कैपिटल सी का मान 0 किसमें होता था, रुद्धोष्म प्रक्रम में। सी एडी का मान हमेशा कितना होता था, 0। यानी कि अगर मुझसे बोला जा रहा है कैपिटल सी का मान 0 रहेगा, मैं पहचान जाऊंगा प्रक्रम कौन सा रहेगा, रुद्धोष्म प्रक्रम रहेगा। रुद्धोष्म प्रक्रम की इक्वेशन क्या होती है, पीवी की पावर, कौन सा प्रक्रम, रुद्धोष्म, कौन सा प्रक्रम है, कैपिटल सी 0, यानी कि प्रक्रम कौन सा है, रुद्धोष्म। रुद्धोष्म प्रक्रम पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। गैस कौन सी है, मोनोएटॉमिक है। मोनोएटॉमिक गैस के एक परमाणु गैस है, एक परमाणु के लिए गामा इज इक्वल टू कितना होता है, 5/3 होता है। 5/3 यहां पर चिपका दूं तो पीवी की पावर 5/3 बराबर कांस्टेंट। इस इक्वेशन से अगर इसको मैं कंपेयर करता हूं, तो इसको अगर मैं कंपेयर करने लगूं इस वाली इक्वेशन से बच्चों, तो ये कंपेयर करने पर ये इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा, वी को इस तरफ लिखना है अपन को, तो पीवी टू द पावर -a इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर कंपेयर करोगे तो -a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। ये -a और ये कितना है, 5/3। अगर मैं दोनों को इक्वल कर देता हूं तो यहां से a इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, -5/3 लिख सकता हूं बच्चों। तो ये दूसरा मेथड था। अगर आपको पता लग जाता है कि c बराबर 0 है, यानी कितना होना चाहिए, रुद्धोष्म प्रक्रम होना चाहिए। रुद्धोष्म प्रक्रम तो पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, गामा इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाएगा, 5/3, क्योंकि एक परमाणु के द्विपरमाणु को होती तो 7/4, 7/5, और अगर बहु परमाणु की होती, अरेखीय बहु परमाणु, तो 4/3 लिख दिया जाता। तो बच्चों यही चीजें आपको पहचानने में आ गया तो शॉर्ट में कर दोगे, अदरवाइज मैथ से भी हो जाएगा। इधर 10 सेकंड ज्यादा लगेंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे अपने पास। देखिए बच्चों, कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर यानी कि मिश्रण की अवधारणा की अगर अपन बात करें कि मिश्रण करते हैं दो गैसों का, मिश्रण भी किसका कर रहे हैं अपन, दो गैसों का या गैसों का। 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है ना। मिश्रण किसका किया जा रहा है, गैसों का। अगर गैसों का मिश्रण करेंगे, अपन ने एमडब्ल्यू मिक्सर का फॉर्मूला पहले भी पढ़ लिया था, मिश्रण के फॉर्मूले लिखे थे कि कुल द्रव्यमान m बराबर m मिक्सर बराबर m1 प्लस m2 प्लस m3, म्यू मिक्सर बराबर म्यू1 प्लस म्यू2 प्लस म्यू3। फिर एमडब्ल्यू मिक्सर किया था तो अपन ने एमडब्ल्यू मिक्सर बराबर लिखा था एम मिक्सर अपॉन म्यू मिक्सर। वहां से ये फॉर्मूला था अपने पास, म्यू1 MW1 प्लस म्यू2 MW2 अपॉन म्यू1 प्लस म्यू2। वो वाला पेज आप फिर से देख लीजिए, मतलब आपने जहां पे लिख रखा है। जैसे एमडब्ल्यू मिक्सर बराबर म्यू1 MW1 म्यू2 MW2 अपॉन म्यू1 प्लस म्यू2 हो चुका है बच्चों। वैसे सीवी मिक्सर बराबर म्यू1 CV1 प्लस म्यू2 CV2 अपॉन म्यू1 प्लस म्यू2। ज्यादा गैसें होगी तो ऐसे लेंथ तक चलता रहेगा। फॉर्मूले याद रखने बच्चों, में स्टार मार्क लगाता जा रहा हूं इनको, और अगर मैंने स्टार मार्क लगा दिया मतलब आपको याद रखने हैं। फॉर्मूले बार बार आते ही रहेंगे, 50-100 फॉर्मूले हो जाएंगे। फिर ऐसे अगर सीपी मिक्सचर की बात करें तो म्यू1 CP1 प्लस म्यू2 CP2 अपॉन म्यू1 प्लस म्यू2 डैश डैश डैश। यहां तक कि ये कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूले लिखे अपन ने। टी मिक्सर, जैसे अपन दो द्रवों का मिश्रण करते थे तो दो द्रवों के मिश्रण में अपन ने टी मिक्सर का फॉर्मूला क्या लिखा था, M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 अपॉन M1S1 प्लस M2S2 लिखा था। ऐसे गैसों के लिए विशिष्ट उष्मा की जगह क्या आती है, स्वतंत्रता कोटि आती है, और M की जगह क्या आता है, मोल आता है। तो टी मिक्सर बराबर म्यू1 F1 T1 प्लस म्यू2 F2 T2 अपॉन म्यू1 F1 प्लस म्यू2 F2। सेम उसी तरह का फॉर्मूला है M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 अपॉन M1S1 प्लस M2S2। लेकिन बच्चों जब गामा मिक्सचर की बात आएगी तो गामा मिक्सचर में गलती से आप म्यू1 गामा 1 प्लस म्यू2 गामा 2 अपॉन म्यू1 प्लस म्यू2 मत कर देना। इसको लिख भी लेना कॉपी में और काट भी देना कि गलती से भी अपन को ऐसा नहीं करना है। गामा मिक्सचर की बात करेंगे तो गामा क्या होगा, CV/CV होता है, तो गामा मिक्सचर भी कितना हो जाएगा, सीपी मिक्सचर अपॉन सीवी मिक्सचर। अगर मैं सीपी मिक्सचर अपॉन सीवी मिक्सचर करता हूं, म्यू1 प्लस म्यू2 से म्यू1 प्लस म्यू2 वाली लाइन पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो सीपी मिक्सचर अपॉन सीवी मिक्सचर की बात करेंगे तो दिस अपॉन दिस आ जाएगा। तो सिंपल सा नया फॉर्मूला बनेगा अपने पास, गामा मिक्सचर इज इक्वल टू म्यू1 CP1 प्लस म्यू2 CP2 अपॉन म्यू1 CV1 प्लस म्यू2 CV2। ये वाला फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए बहुत अच्छे से, है ना। या एक काटने वाला फॉर्मूला अलग जगह लिख देता हूं मैं, इस फॉर्मूले को आपके लिए इधर लिख देता हूं। कितना रहेगा ये, म्यू1 CP1 प्लस म्यू2 CP2 डैश 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 अपॉन म्यू1
Cv1 प्लस μ2 Cv2। ये गामा मिक्सचर का फॉर्मूला आपको स्पेशली याद रखना है बच्चों, अलग से ना भूल मत जाना। μ1 गामा 1 प्लस μ2 गामा 2 इस टाइप से कुछ मत कर देना बच्चों। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि है ना इसको फॉर्मूले को याद रखना अच्छे से। 3 स्टार मार्क 4 स्टार मार्क जितने भी लगा सकते हो लगा लीजिए इस पे, है ना। गलती से भी ये याद आपको ये ऐसा याद नहीं रह जाए μ1 उस फॉर्मूले को, अब गलत वाले फॉर्मूले को मैं लिख के काट देता हूं आप लोगों के लिए ताकि आप वो वाला फॉर्मूला याद ना रखो, है ना। ये μ1 गामा 1 प्लस μ2 गामा 2 अपॉन μ1 प्लस μ2, इसको लिख के और काट देना है अपन को। गलती से भी ये वाला फॉर्मूला अपन को याद नहीं रहना चाहिए, केवल ये याद रहना चाहिए μ1 Cp1 प्लस μ2 Cp2 अपॉन μ1 Cv1 प्लस μ2 Cv2। ये फॉर्मूला बच्चों अपन को याद रहना चाहिए, क्योंकि गामा मिक्सचर बराबर क्या लिखा जाएगा, Cp मिक्सचर अपॉन Cv मिक्सचर लिखा जाएगा बच्चों। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल से फॉर्मूले μ1 MW1 μ2 MW2 ऐसे यहां तक तो फॉर्मूले सेम है। और फिर इसके बाद की बात करेंगे तो ये गामा मिक्सचर का अपन को स्पेशली याद रखना है फॉर्मूला, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गलती से ये वाला फॉर्मूला आपको नहीं कर देना है, बस ये ध्यान रखना है बच्चों। देखिए बच्चों इसके सिंपल से क्वेश्चन क्या बोला गया है, एफ का मान गामा के पदों में। गामा का मान एफ के पदों में तो मुझे पहले से पता है, आप लोगों को पता है गामा इज इक्वल टू कितना होता है 1 + 2/f। अब f को ये गामा का मान f के पदों में दे रखा है, अब f का मान गामा के पदों में चाहिए, यानी कि एक तरफ f रख दो बाकी सब दूसरी तरफ। तो क्या हो जाएगा, गामा -1 इज इक्वल टू 2/f। कुछ भी नहीं तो अपॉन में क्या लगा दिया जाएगा, 1 लगा दिया जाएगा। रिवर्स कर दो क्या, मुझे f चाहिए तो f ऊपर होना चाहिए, तो f/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन गामा -1। 2 को इधर भेज दूंगा तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों अपने पास में, f इज इक्वल टू 2 अपॉन गामा -1। बिल्कुल सिंपल सी मैथ्स है, बिल्कुल सिंपल सी मैथ्स, कहीं पे कोई फिजिक्स का ज्यादा यूज अपन ने नहीं किया है। केवल गामा का मान f के पदों में था अपने पास, अब f का मान किस में निकालना था, गामा के पदों में, तो f को अकेला रख दिया, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दिया। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, ये बोला गया है कि गामा बराबर 9/7, तो f फॉर्मूला चिपका देता हूं, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f। गामा की जगह अगर मैं 9/7 पुट करता हूं तो 9/7, इसको इधर ले आता हूं, -1 इज इक्वल टू 2/f। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 1, और इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों अपने पास में 2/7। 2/7 इज इक्वल टू 2/f, 2 से 2 खत्म, और अगर f की वैल्यू लिखेंगे तो f इज इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा बच्चों अपने पास 7। यानी गैस कौन सी होगी, द्विपरमाणु गैस, वो भी किस पर, उच्च ताप पर। उच्च ताप पर कंपन की 2 कोटियां जाती है, अदरवाइज द्विपरमाणु गैस की स्वतंत्रता कोटि कितनी होती थी 5, लेकिन उच्च ताप पर कंपन की 2 कोटि एक्स्ट्रा आ जाती है द्विपरमाणु में, तो क्या हो जाती है 7 हो जाती है। 5 रहती लेकिन कितनी है 7, यानी कि द्विपरमाणु गैस कहां पर है, उच्च ताप पर है। इसके बारे में बात करें अगर इस वाले क्वेश्चन के बारे में, तो मुझे यह बताना है, यदि 127 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गैस की आंतरिक ऊर्जा 1200 आर है, तो नियत दाब पर मोलर विशिष्ट उष्मा, नियत दाब की मोलर विशिष्ट उष्मा यानी कि सीपी की बात कर रहा है, कैपिटल सीपी की। लेकिन मुझे अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पता लग जाए तो मैं सीपी भी बता देता हूं, सीपी भी बता देता हूं, या गैस का नाम पता लग जाए, ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं, तो मुझे एफ पता लगाना है। मुझे पता है ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है E बराबर F/2 म्यू RT होता है। क्या एफ का मान तो मुझे पता लगाना है, म्यू बराबर कितना दे रखा है 2 मोल, टी बराबर कितना दे रखा है 127 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 400 केल्विन, और E बराबर कितना दे रखा है बच्चों 1200 R दे रखा है। अगर सारी वैल्यू चिपका देता हूं मैं इस पर सारी वैल्यू चिपका दूं तो 1200 R इज इक्वल टू F/2, म्यू की जगह कितना आ जाएगा 2 R, और टी की जगह कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। 2 से 2 को उड़ा दिया जाए, R से R को उड़ा दिया जाए, 400 से कितने बार 3 बार, यहां से F बराबर कितना आ जाएगा 3। F बराबर 3 आ चुका है अगर बच्चों आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, CV इज इक्वल टू FR/2 यानी कि 3R/2, और CP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5R/2, यानी कि कौन सी गैस है, एक परमाणु गैस है। तो अगर F आपके पास आ गया तो बाकी सब चीजें आप बता दोगे। गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, और इसके लिए 5/3 हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू 5/3 हो जाएगा। तो बच्चों ये सिंपल से क्वेश्चन थे आपके सामने, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात इनमें नहीं है। एनर्जी दे रखी है, एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, टी दे रखा है, म्यू दे रखा है, एफ आराम से यहां से निकल जाएगा। तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात बच्चों नहीं है। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक द्विपरमाणु गैस के 2 ग्राम मोल तथा एक परमाणु गैस के 1 ग्राम मोल को मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण के लिए गामा का मान ज्ञात कीजिए।
तो मतलब गामा का मान मुझे ज्ञात करना है किसके लिए, मिश्रण के लिए, यानी कि मुझसे गामा मिक्सचर बोला जा रहा है। गामा मिक्सचर का फॉर्मूला गलती से अपन μ1 गामा 1 प्लस μ2 गामा 2 अपन μ1 प्लस μ2 नहीं लगा दे। ये फॉर्मूला लिख के मैंने कटवा दिया था कि गलती से भी आप इसको मत लिख देना। गामा मिक्सचर का फॉर्मूला होता है अपने पास सीपी मिक्सचर अपॉन सीवी मिक्सचर, जो आता था μ1 CP1। अगर मैं गामा मिक्सचर के फॉर्मूले की बात करूं तो गामा मिक्सचर का जो फॉर्मूला आता था अपने पास वो आता था μ1 CP1 प्लस μ2 CP2 अपॉन μ1 CV1 प्लस μ2 CV2, ये फॉर्मूला आता था बच्चों अपने पास। दूसरी चीज यहां ग्राम मोल बोला हुआ है। जब भी आपके पास अगर ग्राम मोल आ जाता है, ग्राम मोल बोल दिया जाए या फिर क्या बोल दिया जाए, ग्राम अणु बोल दिया जाए, ग्राम मोल बोल दिया जाए या ग्राम अणु बोल दिया जाए, इनका मतलब क्या होता है, मोल ही होता है बच्चों की। मोल दे रखे हैं अपन को, ग्राम मोल बोल दे, ग्राम अणु बोल दे या मोल बोल दे, एक ही बात है। सबका मतलब क्या होता है, मोल होता है केवल और केवल। अगर मैं बात करूं तो पहली गैस के मोल कितने दे रखे हैं, 2 मोल दे रखे हैं। दूसरी गैस के मोल कितने दे रखे हैं, 1 मोल दे रखे हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि μ1 बराबर तो 2 होगा और μ2 बराबर 1 होगा। यहां तक मुझे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पहली बात। अब दूसरी अगर मैं बात करता हूं, दूसरी बात नहीं करूं अगर इनके लिए CP1 CP2 की, तो CP1 CP2 के लिए तो मुझे क्या पता होना चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम पता लग जाए, स्वतंत्रता इक्वलिटी पता लग जाए, या फिर गैस की परमाणुकता पता लग जाए, तब भी मैं सब कुछ निकाल सकता हूं। ये बात आप लोगों को पता है। तो मुझे पता है पहली गैस कौन सी है, द्विपरमाणुक। तो F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। F1 5, तो CV1 बराबर कितना हो जाएगा, 5R/2, वही FR/2 होता है। CP1 की बात करेंगे तो CP1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7R/2। ऐसे में F2 की बात करूं तो F2 इज इक्वल टू, एक परमाणु गैस से तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। F2 इज इक्वल टू, अगर मैं CV2 की बात करता हूं तो CV2 इज इक्वल टू 3R/2 और CP2 की बात करें तो CP2 इज इक्वल टू 5R/2। यहां तक कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सिंपल अपन को निकालना आता है सब कुछ। अब इसके बाद इस फॉर्मूले में वैल्यू तो पुट करनी है, μ1 μ2 है अपने पास, CP1 CP2 है, CV1 CV2 है, वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू चिपका देंगे तो गामा मिक्सचर आ जाएगा। तो गामा मिक्सचर इज इक्वल टू, सबसे पहले μ1 इज इक्वल टू कितना है, 2। CP1 की बात करें, CP1 कितना है, 7R/2, प्लस μ2 की बात करें, μ2 इज इक्वल टू कितना है, 1। CP2 की बात करें तो CP2 कितना है, 5R/2 अपॉन μ1 CV1, μ1 फिर से कितना हो जाएगा, 2, CV1 कितना हो जाएगा, 5R/2 प्लस μ2 कितना 1 और CV2 कितना हो जाएगा, 3R/2 हो जाएगा बच्चों। यहां पर भी 2 LCM आएगा, नीचे भी 2 LCM आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ऊपर कितना बचेगा अपने पास, देखना बच्चों, 14R प्लस 5R कितना हो जाएगा, 19R। यहां भी 2 LCM आ जाएगा, ये 2 से 2 कट गया था, तो 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10R प्लस 3R कितना आ जाएगा बच्चों, 13R। R से R को अगर मैं उड़ा दूं तो गामा मिक्सचर जो मेरे पास आने वाला है बच्चों वो आएगा 19/13। यहां तक अपन को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही हो चुका है अपने पास में, ये सेकंड वाला ऑप्शन अपने पास में सही हो चुका है। ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर मुझे पता था कि गैस कौन सी है अपने पास, एक परमाणु और 2 परमाणु का मिक्सचर है। एक परमाणु की वैल्यू कितनी होती है गामा के लिए, 5/3, यानी कि 5/3 1.67। दूसरी की बात करूं तो दूसरी की होती है द्विपरमाणु गैस की वैल्यू कितनी होती है, 7/5 यानी कि 1.4। तो अगर मैंने मिक्सचर कर दिया है तो वैल्यू 1.67 और 1.4 के बीच में ही आनी चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, तो 1.67 होगी। दोनों गैसें कौन सी होती, एक परमाणु होती तब ये सही होता, ये दोनों गैसें द्विपरमाणु होती तब सही होता। लेकिन अपन ने एक तो एक परमाणु के लिए, दूसरी द्विपरमाणु के लिए, यानी कि दोनों के बीच की वैल्यू आनी चाहिए। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि गामा की वैल्यू तो हमेशा 1 से ज्यादा होती है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कौन सा बचता, यही ऑप्शन बचता। तो अपन हिट एंड ट्रायल से डायरेक्ट दिमाग लगा के भी अगर स्पीड में करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक परमाणु का होता है, लेकिन ये तो एक परमाणु द्विपरमाणु का मिक्सचर है। ये द्विपरमाणु का होता है, लेकिन अपने को तो मिक्सचर की चाहिए, तो दोनों के बीच में आनी चाहिए वैल्यू। ये वाली वैल्यू हो ही नहीं सकती क्योंकि ये क्या हो गया, 1 से कम हो गया। गामा की वैल्यू हमेशा 1 से क्या रहेगी, ज्यादा, CP/CV यही रहेगी। CP/CV रहेगी तो CP की वैल्यू ज्यादा होती है हमेशा CV से। तो बच्चों यहां से अपन डायरेक्ट ऐसे इस प्रकार से इनको बता सकते थे, लेकिन मैथमेटिकली भी अपन सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए बच्चों क्वेश्चन, 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाली 16 ग्राम ऑक्सीजन और 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाली 14 ग्राम नाइट्रोजन के साथ मिश्रित कर दिया, दोनों का मिश्रण बना दिया है मैंने। तो मिश्रण का तापमान मुझे बताना है, टेम्परेचर बताना है। टी मिक्सचर का फॉर्मूला, जब भी 2 गैसों को मिश्रित किया जाता है तो टी मिक्सचर का फॉर्मूला क्या मैंने ये लिखा था क्या, μ1 F1 T1
प्लस μ2F2T2 अपॉन μ1F1 प्लस μ2F2। जैसे अपन ने दो द्रवों के मिश्रण का भी पढ़ा था, M1S1T1 प्लस M2S2T2, क्योंकि द्रव के केस में बात किसकी की जाती है, द्रव्यमान की बात की जाती है और विशिष्ट ऊष्मा की बात की जाती है। गैस के केस में मोल की बात की जाती है मात्रा के रूप में और स्वतंत्रता कोटि की बात की जाती है। तो μ1F1T1 प्लस μ2F2T2 अपॉन μ1F1 प्लस μ2F2। अगर मैं μ1 μ2 की बात करता हूं तो μ1 ऑक्सीजन, μ1 यानी कि ऑक्सीजन के मोल, O2 के मोल, O2 के मोल की बात की जाए तो O2 के मोल कितने हो जाएंगे, μ1 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए वेट कितना है दिया गया मास m अपॉन mw, दिया गया मास 16 है और मोलर मास कितना है 32, यानी कितना हो जाएगा 1/2। अगर मैं μ2 की बात करता हूं तो μ2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ2 इज इक्वल टू 14 ग्राम नाइट्रोजन और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 28, यानी कितना हो जाएगा अभी 1/2। यानी कि μ1 और μ2 दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, μ1 μ2 दोनों सेम आ रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या यहां से कि ये μ1 यहां भी म्यू लिख दूंगा, यहां भी म्यू, यहां भी म्यू, यहां भी म्यू, यहां से भी कॉमन आ जाएगा, यहां से भी कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे F1 F2 की मैं बात करता हूं, F1 इज इक्वल टू कितना है, वो भी द्विपरमाणु गैस, यानी कि F1 भी कितना हो जाएगा 5 और F2 भी कितना हो जाएगा 5, क्योंकि नाइट्रोजन भी कौन सी है, द्विपरमाणु गैस है, ये N2 वाला हो गया। दोनों द्विपरमाणु गैस है तो दोनों के लिए स्वतंत्रता कोटि भी क्या हो गई, सेम हो गई। मैं वैल्यू चिपका देता हूं, μ1 की वैल्यू चिपकाता हूं, μ1 इज इक्वल टू, अच्छा T1 T2 की वैल्यू भी लिख लो, T1 इज इक्वल टू कितना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 310 केल्विन, T2 इज इक्वल टू कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि कितना हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। अगर मैं सारी वैल्यू यहां पर चिपकाता हूं तो μ1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, T मिक्सचर बराबर 1/2 5 मल्टीप्लाइड बाई 310 प्लस 1/2 5 मल्टीप्लाइड बाई 300 अपॉन 1/2 5 प्लस 1/2 5। तो यहां से अगर मैं देखता हूं ये सारी वैल्यू मैंने चिपकाई केवल 1/2, μ1 μ2 की जगह 1/2 F1 F2 की जगह 5 5 5 5 पुट कर दिया और T1 T2 की वैल्यू मैंने पुट कर दी बच्चों, केवल वैल्यू चिपकाई है अपन ने और कुछ भी नहीं किया है फॉर्मूले में। यहां से 5/2 कॉमन आ रहा है, ऊपर वाली टर्म में से, नीचे वाली टर्म में से भी 5/2 कॉमन, ये 5/2 कॉमन, ऊपर कितना बचेगा 310 प्लस 300 अपॉन यहां से 5/2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 प्लस 1, 5/2 से 5/2 को उड़ा देता हूं तो कितना बचेगा ये 610/2, 610/2 बचेगा, यानी कि इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या 305 केल्विन। 305 केल्विन अगर मैंने लिख दिया है तो मैं बोल सकता हूं कि जो टी मिक्सचर आएगा, टी मिक्सचर बराबर 305 केल्विन, या बराबर क्या भी बोला जा सकता है, अगर इसमें से 273 में माइनस कर देता हूं तो ये कितना भी आ जाएगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड भी बच्चों आ जाएगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला था, इसमें वैल्यू चिपकानी थी, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात इन क्वेश्चंस में नहीं आएगी, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मिक्सचर के कॉन्सेप्ट का। अपन ने पढ़ा है मिश्रण की अवधारणा, 5-6 फॉर्मूले पढ़े वो सारे याद होने चाहिए।